अब हम लिखेंगे तीसरे पॉइंट में अर्थशास्त्र की एक छोटी सी परिभाषा। तो तीसरा पॉइंट लिखो अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अंदर तुम्हें एक डेफिनेशन लिखनी है अर्थशास्त्र की। तो मुझे बताओ, उपभोक्ता किस चीज को अधिकतम करेगा? अपनी संतुष्टि को। उत्पादक किस चीज को अधिकतम करेगा? अपने लाभ को। और सरकार क्या करेगी? सामाजिक कल्याण। तो लिखो लिखो अर्थशास्त्र एक ऐसा मानवीय, बोर्ड पे लिखा हुआ है मानवीय, अर्थशास्त्र एक ऐसा मानवीय व्यवहार है, ऐसा मानवीय व्यवहार है जिसमें संसाधनों का बंटवारा, जिसमें संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है, जिसमें संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि उपभोक्ता की संतुष्टि, उत्पादक का लाभ, उपभोक्ता की संतुष्टि, उत्पादक का लाभ अधिकतम हो जाए। उपभोक्ता की संतुष्टि, उत्पादक का लाभ अधिकतम हो जाए। और इसके साथ साथ समाज का कल्याण भी, इसके साथ साथ समाज का कल्याण भी अधिकतम हो सके, समाज का कल्याण भी अधिकतम हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने एक बात गौर नहीं करी, संसाधनों का बंटवारा। संसाधन मतलब एक देश के अंदर जितनी भी चीजें हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं उसे हम कहते हैं संसाधन। और किसी के लिए कुछ संसाधन हो सकता है, किसी के लिए कुछ। ठीक है, तो हम अपने संसाधनों का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करें कि सभी का कल्याण होता रहे। ठीक है, तो ये सारे काम किए जाते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। अब कैसे? अब क्वेश्चन ये है कैसे संसाधनों का बंटवारा किया जाए, तो कैसे किया जाए? तो इन सवालों के जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि यही सवाल हमें 12th क्लास में मिलेंगे और इनका प्रॉपर सॉल्यूशन वहीं पर है। ठीक है, यहां से तो केवल एक क्वेश्चनिंग उठा दी जाती है, इसका प्रॉपर आंसरिंग हमें वहीं पे मिलेगी। खैर, अभी तक तुमने चैप्टर पर गौर नहीं करा। चैप्टर का नाम था अर्थशास्त्र की अवधारणा तथा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। मैं इतनी देर से अर्थशास्त्र तो समझाया जा रहा हूं, और अर्थशास्त्र की धारणा होती क्या है, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, वो तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें सांख्यिकी के बारे में नहीं बताया कुछ भी। मुझे बताओ, एक देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती है, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, निर्धनता की समस्या, जनसंख्या की समस्या, महंगाई की समस्या, कीमत की समस्या, बिजली की समस्या, बहुत सारी समस्याएं। जब एक इकोनॉमी की बात करते हैं, एक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो दुनिया भर की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब भाई उन समस्या का सामना हम करेंगे और समस्या का हल भी निकालेंगे। एक सरकार क्या करती है, समस्या को पहले निर्धारित करती है, देखती है कि समस्या है क्या, फिर उस समस्या का निष्कर्ष निकालती है और निर्णय निकालती है कि इसका कैसे हल किया जाए। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2010 में बेरोजगारी लगभग एक देश के अंदर 1000 लोग बेरोजगार थे, काफी छोटी बात मैंने बोली है। 2010 में एक देश में 1000 लोग बेरोजगार थे और ये संख्या बढ़ते बढ़ते 2012 में 1200 हो गई। बताओ तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे? तुम ये कह सकते हो ना कि लगभग 2 साल के अंदर अंदर कितनी बेरोजगारी बढ़ गई? लगभग 200 लोग और बेरोजगार हो गए। ऐसा होना आम बात है, खास करके जब हम भारत की बात करते हैं तो ऐसा होना एक आम बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास कुछ आंकड़े थे। आंकड़े मतलब
ये संख्यात्मक आंकड़ी तो है, इनके बेस पर ही तो तुमने तुरंत कह दिया कि भैया ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बेरोजगारी बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई भाई, पहले 1000 लोग बेरोजगार थे और आज की डेट में 1200 लोग बेरोजगार है। इसका मतलब 200 लोग और बेरोजगार हो गए, जो बढ़ोतरी हुई है। तो तुमने तुरंत इन आंकड़ों के आधार पर क्या निकाल दिया, निष्कर्ष। ध्यान रखना, जब हमारे पास आंकड़े होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, आंकड़े। और आंकड़ों के आधार पर हम क्या निकालना पसंद करते हैं, निष्कर्ष। पसंद क्या करते हैं, निकाले जाते हैं। निष्कर्ष मतलब परिणाम, ठीक है। आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, यही कहलाता है सांख्यिकी। आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, यही क्या कहलाता है, सांख्यिकी। अब मुझे बताओ, अर्थव्यवस्था में तो बहुत सारी समस्याएं, अगर सभी समस्याओं के आंकड़े हमें मिल जाए, जनसंख्या के आंकड़े मिल जाए, कीमत के आंकड़े मिल जाए, महंगाई के आंकड़े मिल जाए, तो क्या हम आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। और अगर एक बार निष्कर्ष निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छी स्थिति हो रही है या और बुरी स्थिति हो रही है। तो जब हमें स्थिति के बारे में पता चलेगा तब हम उस स्थिति में क्या करना पसंद करेंगे, सुधार करेंगे। तो ऐसा अर्थव्यवस्था में अक्सर किया जाता है, और ये सिर्फ किसकी वजह से हो पा रहा है, सांख्यिकी की वजह से। अगर हम आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम सांख्यिकी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार लाने में मेहनत करती है और हेल्प करती है, सहायता प्रदान करती है। तो तुम्हें अगला पॉइंट लिखना है, फोर्थ पॉइंट में लिखना है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी, ध्यान रखना, सांख्यिकी कहने का मतलब ऐसी बातें जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, आंकड़े। बिना आंकड़ों के आधार पर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने मुझे सिर्फ अपने एक मैथ्स के मार्क्स बताएं, 25 नंबर आए सपोज, तुमने अपने मुझे कक्षा में बताया मेरे मैथ्स में 25 नंबर आए, अब मैं क्या अंदाजा लगाऊं कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तुमने मुझे केवल क्या दिया है, एक आंकड़ा दिया है, बस, इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भैया मेरे मैथ्स में इतने मार्क्स है, मेरी फ्रेंड के इतने मार्क्स है, मेरी इस फ्रेंड के इतने मार्क्स है, और पूरी क्लास के इतने मार्क्स है, तब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि हाँ भाई तुम्हारे मार्क्स सबसे कम है, तुम्हारे सबसे ज्यादा है, उसके सबसे कम है, उसके सबसे ज्यादा है। लेकिन एक आंकड़े से मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, इतना ईमानदार है कि एक बार किसी का नोट गिर गया था, इसने तुरंत उठा के उस आदमी को दे दिया। बताओ क्या ये बात कोई आंकड़ा है, नहीं। सांख्यिकी तुम तभी लगा सकते हो जब वो बात कैसी होगी, अंकों में, ठीक है, आंकड़ों में होगी। किसी भी तरह के गुणों की बात यहाँ पर नहीं होती है, संख्यात्मक बातें हो रही हैं, ठीक है, गुणात्मक बातें नहीं हो रही। तो सांख्यिकी के अंदर हम बेसिकली हम बातें किसकी करते हैं, आंकड़ों की। तो लिखो इसके अंदर, सांख्यिकी का अर्थ है, सांख्यिकी का अर्थ है कि सांख्यिकी, बोर्ड पे लिखा हुआ है सांख्यिकी, सांख्यिकी का अर्थ है कि संख्यात्मक आंकड़ों का भंडार, संख्यात्मक आंकड़ों का भंडार। संख्यात्मक आंकड़े मतलब ऐसे आंकड़े जिनको हमने किस में लिख रखा है, अंकों में, ठीक है, संख्याओं में लिखा हुआ है। ऐसे आंकड़े नहीं जिनको हम बोल रहे हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं इस साल हमारे देश में काफी बेरोजगारी बढ़ी है, तो कुछ पता चल पा रहा है कितनी बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी है। मैंने सिर्फ एक बात बोल दी, इस साल हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, तो किसी के बेस पर हम कुछ नहीं कह सकते कि बढ़ी है कितनी बढ़ी है, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, मैं कह रहा हूं पिछले कई सालों से दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। भाई ये बात तो सबको पता है, बढ़ती जा रही है, लेकिन कितनी बढ़ती जा रही है किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, आंकड़े नहीं है। अगर आंकड़े होंगे तो मैं संख्यात्मक आधार निकाल पाऊंगा। ये बात तो सबको ही पता है, महंगाई बढ़ रही, कोई तीर तो मारा नहीं है बताकर, ठीक है। तो इस तरह की बातें तो नॉर्मल है, ये सांख्यिकी नहीं माना जाएगा।
तो जब हम सांख्यिकी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है संख्यात्मक आंकड़ों का भंडार। अगर संख्यात्मक आंकड़े हैं तो ही सांख्यिकी है, नहीं तो सांख्यिकी नहीं है। तो लिखना सांख्यिकी का अर्थ है संख्यात्मक आंकड़ों का भंडार। लिखो अर्थात, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अर्थात हम संख्यात्मक आंकड़ों के अनुसार, अर्थात हम संख्यात्मक आंकड़ों के अनुसार संख्यात्मक आंकड़ों के अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष मतलब हम परिणाम निकालते हैं, उनके आधार पर फैसला लेते हैं कि एक देश की स्थिति अच्छी है या बुरी है। संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर या अनुसार, संख्यात्मक आंकड़ों के अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं। संख्यात्मक आंकड़ों के अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं। देखो मैं फिर से तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा। मान लो 2005 की अगर हम बात करें, मैं रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं तो समझाने के लिए रफ आइडिया बता रहा हूँ बस। कभी तुम सोचो कि मैंने ये जो एग्जांपल दिए रियल एग्जांपल है। मान लो 2005 में 2005 में जो भारत की जनसंख्या थी मान लो लगभग 115 करोड़ थी, सपोज 115 करोड़ थी, और ये जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 2010 में 120 और 2016 में ये जाकर हो गई 125 करोड़। तो मुझे बताओ 2005 से लेकर 2016 तक के जो आंकड़े तुम्हारे पास हैं, उन आंकड़ों के आधार पर क्या फैसला लोगे, जनसंख्या बढ़ी है या कम हुई है? तो देखो बच्चा भी देखकर बता देगा कि सर जनसंख्या बढ़ गई है, और कितनी बढ़ गई है ये भी बता देगा। देखो 115 करोड़ से 125 करोड़ हो गई, लगभग कितने करोड़ का इजाफा हो गया, कम से कम 10 करोड़ की वृद्धि हो गई है जनसंख्या में। और ऐसा करना क्या कहलाता है, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी तभी लगा सकते हो जब तुम्हारे पास आंकड़े कैसे होते हैं, संख्यात्मक, और उन आंकड़ों के आधार पर तुम क्या लेते हो, निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब तुम परिणाम निकालते हो, रिजल्ट निकालते हो। निष्कर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन। तो तुम क्या निकालते हो, उनके आधार पर निष्कर्ष, फैसला लेते हो, ठीक है, कि क्या हुआ है। तो देखो ऐसे आंकड़े नहीं मिल जाते हैं कि तुम दिमाग में सोच रहे हो जनसंख्या के बारे में तो जनसंख्या के आंकड़े तुम्हारे सामने आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है, आंकड़ों को वर्गीकृत करना पड़ता है, आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ता है, तब जाके निष्कर्ष निकलता है। मतलब सबसे पहले आंकड़ों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एकत्रित, भाई घर घर जाके लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी जहां पर हमें आंकड़े एकत्रित किए जा सके। उसके बाद उन आंकड़ों को क्या करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा। जनसंख्या के आंकड़े अलग, बेरोजगारी के आंकड़े अलग, गरीबी के आंकड़े अलग, महंगाई के आंकड़े अलग, सारे आंकड़ों को हमें अलग अलग उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, वर्गीकरण। फिर उन आंकड़ों का क्या करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ेगा, मतलब उनकी विशेषताओं को पढ़ना पड़ेगा, और तब जाके हमें मिलेंगे निष्कर्ष, ठीक है। तो इतना सारा काम हमें करना पड़ता है, ध्यान रखना, इतना सारा काम ये कहलाता है एक वचन सांख्यिकी। क्या कहलाता है ये इतना सारा काम, एक वचन सांख्यिकी, ठीक है। क्योंकि सांख्यिकी दो तरह की होती है, एक वचन सांख्यिकी, बहुवचन सांख्यिकी। पहले मैं बात कर रहा हूं एक वचन सांख्यिकी। तो देखो एक वचन सांख्यिकी कहने का मतलब ऐसी सांख्यिकी जिसमें हम विधियों की बात करते हैं कि कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे उनको वर्गीकृत करेंगे, कैसे उनका विश्लेषण करेंगे, और तब जाके क्या निकालेंगे, निष्कर्ष। तो ये सारे फैसले किसमें लिए जाते हैं, एक वचन सांख्यिकी में, ठीक है। तो अब तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, आई थिंक फिफ्थ पॉइंट तुम्हें लिखना है। तो फिफ्थ पॉइंट में पहले लिखना एक वचन सांख्यिकी, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। तो एक वचन सांख्यिकी में लिखो
मतलब सबसे पहले हम आंकड़ों को क्या करते हैं, एकत्रित। तो लिखो, एक वचन सांख्यिकी का अर्थ, एक वचन सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विधियों से है। एक वचन सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विधियों से है। विधियों से है मतलब यहां पर हम विधियों की बात करते हैं कि किस मेथड से आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है, किस विधि से आंकड़ों को वर्गीकृत किया जा सकता है, किस विधि से आंकड़ों को विश्लेषित किया जा सकता है। एक वचन सांख्यिकी का अर्थ विधियों से है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, एकत्रीकरण मतलब इकट्ठा करना। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है भाई, आंकड़े जब आएंगे, अब ऐसे ही थोड़े ना आएंगे आंकड़े हमारे पास, हमें घर घर जाके एकत्रित करने पड़ेंगे, पूछताछ करनी पड़ेगी, जिसमें तुम्हें एक मेथड पहले से मालूम होगा, जनगणना। जनगणना की जाती है ना, वो भी एक मेथड है। तो आंकड़ों को सबसे पहले किया जाता है एकत्रित। तो देखो, एकत्रित वर्ड थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं ये वर्ड लिखता हूं संकलन, एक ही बात है। संकलन करने का मतलब यही होता है, एकत्रित करना। आंकड़ों का संकलन, कॉमा वर्गीकरण, फिर उनको क्या कर देना होता है, वर्गीकरण अलग अलग करना होता है, टेबल में, कॉलम में, सर्कल में, पाई चार्ट वगैरह, ठीक है। वर्गीकरण कॉमा प्रस्तुतिकरण, तब जाके उनको किया जाता है प्रस्तुत, पेश किया जाता है। पहले आंकड़ों को इकट्ठा करो, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग, फिर उनको प्रस्तुत करो, फिर उनका क्या करो, विश्लेषण, फिर लिखो कॉमा विश्लेषण, और लास्ट में जाके निकलता है निष्कर्ष। तो लिखना निष्कर्ष। तो देखो, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका वर्गीकरण करना, उनको फिर प्रस्तुत करना, और उनके आधार पर उनकी विशेषताओं को पढ़ना। विश्लेषण का मतलब होता है उनकी विशेषताओं का पढ़ना, कि बेरोजगारी बढ़ने का मतलब क्या है और कम होने का मतलब क्या है, और बेरोजगारी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फायदे, फायदे तो खैर नहीं होते, नुकसान ही होते हैं। और तब जाके उनके आधार पर क्या निकाले जाते हैं, निष्कर्ष। तो लिखो, लास्ट में लिख लेना विश्लेषण तथा निष्कर्ष आदि। आदि क्या, बस यही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं एक वचन सांख्यिकी में, और ये सारे काम किसके आधार पर किए जा रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी वो पूछेगा ना, सांख्यिकी की विशेषताएं बताएं, सांख्यिकी का महत्व बताएं, सांख्यिकी का ये बताएं, सांख्यिकी का वो बताएं, तो एक वचन सांख्यिकी की कभी बात नहीं होती। एक वचन का मतलब तो सिर्फ विधियों से होता है और कुछ नहीं है। एक वचन सांख्यिकी का मतलब विधियां, और विधियों में कौन कौन से स्टेप का फैसला लेते हैं हम, आंकड़ों को कैसे इकट्ठा करना है, आंकड़ों को कैसे वर्गीकृत करना है, आंकड़ों को प्रस्तुत कैसे करना है, आंकड़ों की विशेषताओं को कैसे पढ़ना है, और तब जाके उनका क्या निकालना है, निष्कर्ष। तो बताओ, मैंने कितनी बातें बता दी, आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों को वर्गीकृत करना, आंकड़ों को प्रस्तुत करना, आंकड़ों को विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। ये जो 5 स्टेजेस मैंने बताए, ये 5 स्टेजेस कहलाते हैं सांख्यिकी की अवस्थाएं। क्या कहलाती हैं ये, सांख्यिकी की 5 अवस्थाएं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सांख्यिकी की 5 अवस्थाओं के बारे में बताइए। इन्हें एक्सप्लेन तो करने के लिए कभी नहीं आता, लेकिन एक बार एक नंबर में इनकी अवस्थाओं का नाम जरूर आता है। तो एक क्वेश्चन लिख लो बीच में, लिखो सांख्यिकी अध्ययन की, सांख्यिकी अध्ययन की, सांख्यिकी अध्ययन, सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाओं का नाम बताइए। सांख्यिकी की अवस्थाओं का नाम बताइए। अवस्थाओं का नाम बताइए। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं वो लिखो।
वहीं से देखकर लिख दो पांचों। उत्तर में लिखो फर्स्ट, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों द्वारा निष्कर्ष। तो ये पांचों स्टेप्स तुम वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुवचन सांख्यिकी की। मैंने बताया था ना दो तरह की सांख्यिकी होती है, सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन का मतलब उन विधियों का मतलब कैसे आंकड़ों के आधार पर काम करना है, और बहुवचन का मतलब होता है आंकड़े। बहुवचन सांख्यिकी मतलब आंकड़े सिर्फ, ठीक है। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है ना तुम्हें बहुवचन ही पढ़नी है। एक वचन तो स्टार्टिंग में आ गई थी, बस एक डेफिनेशन बस। उसके बाद पूरे चैप्टर में तुम्हें एक वचन देखने को नहीं मिलेगी, हमेशा सिर्फ किसकी बात होती है, बहुवचन सांख्यिकी की। तो चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है और चैप्टर का हेडिंग भी तुम्हें यही डालना है, बहुवचन सांख्यिकी। पहले तो डाल देना बहुवचन सांख्यिकी, और इसके लिए इसका दूसरा नाम भी लिख लेना, इसको समंक भी कहा जाता है। बहुवचन सांख्यिकी को क्या बोला जाता है, समंक, या फिर सिंपल भाषा में केवल एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, सांख्यिकी। वो बहुवचन कभी कभी लगाते नहीं है शब्द, बहुवचन नहीं भी लगाएंगे ना तब भी इसका मतलब क्या है, सांख्यिकी मतलब समंक, ठीक है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो जब हम बहुवचन सांख्यिकी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आंकड़े, सिर्फ संख्यात्मक आंकड़े। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना, लिखो जब सभी आंकड़ों को अंकों के रूप में लिखा जाता है। अंकों के रूप में, अंक मतलब संख्या। अगर मैं कह रहा हूं तुम अपनी क्लास में बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हुई है, बहुत अच्छी पोजीशन आई है, या अच्छे पोजीशन से पास हुए हो, ठीक है, तो ये सिर्फ आंकड़ा है, सांख्यिकी नहीं है। हर एक आंकड़ा सांख्यिकी नहीं होता है। अगर कोई आंकड़ा अंक में लिखा हुआ है या फिर बहुत सारे आंकड़े अंक में लिखे हुए हैं, तभी वो बात क्या कहलाती है, सांख्यिकी। नहीं तो वो सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। जब सभी आंकड़ों को अंकों के रूप में लिखा जाता है, जब सभी आंकड़ों को अंकों के रूप में लिखा जाता है, अंकों के रूप में लिखा जाता है, तो इसे हम बहुवचन सांख्यिकी कहते हैं। अंकों के रूप में लिखा जाता है तो इसे हम बहुवचन सांख्यिकी कहते हैं। जब सभी आंकड़ों को अंकों के रूप में लिखा जाता है तो इसे हम बहुवचन सांख्यिकी कहते हैं, बहुवचन सांख्यिकी कहते हैं। लिखो जैसे कई सारे होते हैं, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े, महंगाई से संबंधित आंकड़े, ठीक है, निर्धनता से संबंधित आंकड़े। तो लिख लो कुछ एग्जांपल, लिखो जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े, जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े, कॉमा, बेरोजगारी संबंधी आंकड़े, बेरोजगारी संबंधी आंकड़े आदि। जनसंख्या संबंधी आंकड़े, बेरोजगारी संबंधी आंकड़े आदि, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती हैं बहुवचन सांख्यिकी में, ठीक है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताना क्या उसे सांख्यिकी बोला जाएगा, क्या उसे समंक बोला जाएगा, क्या उसे बहुवचन सांख्यिकी बोला जाएगा। एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, हर साल मैं पूछता हूं और लगभग सभी बच्चे जवाब दे देते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो सिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, सिया 5 फुट लंबी है। कितने फुट की है, 5 फुट। सिया 5 फुट लंबी है,
वर्ड इंपॉर्टेंट है, लंबी, मतलब उसकी लंबाई कितनी है 5 फुट, कॉमा टिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है नाम, टिया 45 किलो की है। कितने किलो की है? 45। सिया 5 फुट लंबी है, टिया 45 किलो की है। और एक क्लास लिख लो कॉमा किया, किया का भी नाम लिखा है बोर्ड पे, किया 15 साल की है। किया 45 साल की है। क्या ये आंकड़े सांख्यिकी हैं? देखो क्वेश्चन, क्या ये आंकड़े सांख्यिकी हैं? तो देखो इन आंकड़ों का फैसला लेना है सांख्यिकी है या नहीं। मैंने ये बात बोली थी, जब कोई आंकड़ा संख्या में लिखा हुआ होता है, अंकों में लिखा हुआ होता है, तो हम उसको सांख्यिकी बोलते हैं। चलो ठीक है, मैंने बात मान ली। जब सारे आंकड़े संख्या में लिखे हुए होंगे तो सांख्यिकी होंगे। लेकिन अगर आंकड़े संख्या में लिखे हुए और लिखने के बाद हम निष्कर्ष भाई संख्या, सांख्यिकी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? निष्कर्ष निकालने के लिए, कुछ फैसला लेने के लिए। इसलिए तो संख्यात्मक प्रश्नों का इस्तेमाल हम करते हैं। आंकड़ों का इस्तेमाल इसी काम के लिए तो कर रहे हैं, ताकि हम निष्कर्ष निकाल सकें। अगर निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाएंगे तो किस बात की फिर वो सांख्यिकी? क्या कोई फायदा हुआ सांख्यिकी का? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ फिर तो। अब देखते हैं जरा इधर, देखो जब हम सिया, चलो ठीक है सारे आंकड़े संख्या में लिखे। पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं कि ये सांख्यिकी नहीं है। अब मैं बताता हूं क्यों। देखो इसकी बात कर रहे हैं तो ये 5 फुट लंबी है, इसकी बात कर रहे हैं तो इसके वेट की बात हो रही है, उसका वेट बताया गया है 45 किलो की है। और किया की जब हम बात कर रहे हैं तो उम्र की बात कर रहे हैं। बताओ तीनों का आपस में कोई संबंध है? इसकी लंबाई का उसके वजन से क्या लेना देना? इसके वजन का उसकी उम्र के साथ क्या लेना देना? कोई लेना देना होता है? नहीं। ये आंकड़े तो आपस में संबंधित ही नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूं तुम्हारे मैथ्स में 45 है, उसके साइंस में 24 है, तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं कि तुम्हारा मैथ्स वीक है, उसका साइंस काफी अच्छा है? या तो दोनों के मार्क्स कैसे हो मैथ्स के, या फिर दोनों बच्चों के मार्क्स कैसे बताए जाए मुझे साइंस के, तभी तो मैं कुछ फैसला ले पाऊंगा। अब दोनों के सब्जेक्ट के मार्क्स ही अलग अलग है, तो मैं कैसे उन दोनों का तुलना कर लूंगा? बताओ इन तीनों की आपस में तुलना की जाएगी? कोई नहीं। और जब तुलना ही नहीं की जा रही तो किस बात के निष्कर्ष निकालोगे? अगर मैं कह रहा हूं एक देश की जनसंख्या 125 करोड़ है और एक देश में बेरोजगारी इतनी है, तो क्या आपस में संबंध होगा इनका? अगर मैं तुमसे कहता हूं 2010 में जनसंख्या 125 करोड़ थी और 2015 में बेरोजगारी बढ़कर 1200 लोगों की हो गई, 2015 में बेरोजगारी इतनी है, ये तुम्हें किसके आंकड़े दिए गए? बेरोजगारी के, अनएम्प्लॉयमेंट के। और ये किसके आंकड़े दिए गए? जनसंख्या के, पॉपुलेशन के। बताओ दोनों का आपस में कोई संबंध है? कुछ भी नहीं है। तो इनको भी हम सांख्यिकी नहीं बोलेंगे। आंकड़े होना अच्छी बात है, आंकड़ों का संख्या में होना ये भी अच्छी बात है, लेकिन आंकड़े आपस में क्या होने चाहिए? संबंधित। जब तक संबंधित ही नहीं होंगे तब तक कैसे फैसला ले लेंगे? तो इसका आंसर लिखो नहीं, ये आंकड़े सांख्यिकी नहीं है। यह आंकड़े सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि इन आंकड़ों का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इन आंकड़ों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए इनकी तुलना, क्या इनकी तुलना कर पाएंगे हम? एक की वेट की तुलना दूसरे की एज से, एक की एज की तुलना दूसरे की लंबाई से, ऐसा नहीं होता। इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। को बहुवचन सांख्यिकी कहने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आंकड़े हैं और आंकड़े अंकों में हैं, साथ ही साथ आंकड़े आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए? संबंधित।
जब उन सभी आंकड़ों का एक दूसरे से संबंध होगा तभी तो तुम तुलना कर सकते हो, ऐसे थोड़ी ना तुलना कर सकते हैं एक दूसरे की। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी क्लास में सभी बच्चों के मार्क्स मुझे बताओ, तो कुछ बच्चों के तुमने मैथ्स के मार्क्स बताए, कुछ बच्चों के इंग्लिश के मार्क्स बताए और कुछ बच्चों के साइंस के मार्क्स बताए, तो क्या मैं तुलना कर सकता हूँ उन बच्चों की? नहीं, मैं केवल उन्हीं बच्चों की तुलना कर सकता हूँ जिसमें सभी बच्चों के मार्क्स किसके हैं? मैथ्स के, जिसमें सभी बच्चों के मार्क्स किसमें हैं? इंग्लिश के, और जिसमें सभी बच्चों के मार्क्स कैसे हैं? साइंस के। तभी हम तुलना कर सकते हैं, और बढ़िया रहता है तभी तुलना करना। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा कि सभी आंकड़े एक दूसरे से क्या हो? संबंधित हो, तभी हम उनके बेस पर क्या निकाल पाएंगे? निष्कर्ष। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें सांख्यिकी का मतलब समझा दिया है काफी अच्छे से। हर एक चीज को सांख्यिकी नहीं कहा जाता है, केवल कुछ ही तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम सांख्यिकी बोलते हैं। तो जरूरी है कि हम सांख्यिकी की कुछ विशेषताएं पढ़ें। ठीक है, अगर हम कुछ विशेषताएं कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग तुम्हें डालना है सांख्यिकी की विशेषताएं। क्या पढ़नी है? सांख्यिकी की विशेषताएं। तो पहली विशेषता लिखना, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 2011 में बेरोजगारी एक देश के अंदर 1200 लोगों की थी, मतलब एक देश के अंदर 1200 लोग क्या थे? बेरोजगार थे। बेरोजगार मतलब जिनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, मतलब जिनके पास पैसा कमाने के लिए नौकरी ही नहीं थी। तो 1200 लोग थे, बस मैंने एक ही आंकड़ा दिया। बताओ इसके बेस पर क्या कोई निष्कर्ष निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। बस तुम्हें सिर्फ एक बात मालूम है, हाँ भाई बेरोजगारी 1200 लोगों की थी, बेरोजगारी 1200 लोगों की थी, बस। इससे ज्यादा तुम्हें कोई बात मालूम नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें आंकड़े दे दूं, मान लो मैंने तुम्हें आंकड़े दे दिए 2014 के कि ये बेरोजगारी कम होकर 1000 हो गई, 1000 लोगों में, अब तुम फैसला निकाल सकते हो ना? अब तुम निष्कर्ष निकाल सकते हो, और तुम तुरंत देखते ही बता दोगे कि हाँ भाई पहले 1200 लोग बेरोजगार थे, अब 1000 लोग बेरोजगार है। इसका मतलब कुछ तो कम हुई, और कितनी कम हुई है? 200 लोग कम बेरोजगार हैं अब, है ना? यानी कि जब तक तुम्हारे पास सिर्फ एक आंकड़ा होगा किसी समस्या से संबंधित, जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही आंकड़ा है, तब तुम उसको सांख्यिकी भी नहीं कह सकते। क्योंकि निष्कर्ष कैसे निकालोगे? सांख्यिकी कहने का मतलब आंकड़े, और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष। तो आंकड़ा होना काफी नहीं है, कई सारे आंकड़े होने काफी हैं, तब जाके तुम क्या निकाल पाओगे? निष्कर्ष। अगर मैं कहता हूं पूरी क्लास में से तुम्हारे मार्क्स मुझे पता है, सिर्फ मैथ्स के मार्क्स पता है, मान लो तुम्हारे 100 में से 65 मार्क्स आए थे मैथ्स में, और सब्जेक्ट के भी नहीं पता, ना तो मैं तुम्हारी औसत निकाल पाऊंगा, ना ही मैं तुम्हारी तुलना कर पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ एक ही आंकड़ा है मेरे पास, तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स, बस। इससे ज्यादा कुछ बात मालूम नहीं मुझे। तो एक आंकड़ा होना सांख्यिकी नहीं कहलाता है। सांख्यिकी तो हम उसे कहते हैं जब आंकड़ों का क्या होता है? समूह। समूह मतलब ग्रुप, काफी सारे आंकड़े होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, 3 4 5 इस तरह से। तो पहली विशेषता इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, तो लिखना आंकड़ों का समूह, आंकड़ों का समूह। तो समूह के लिए लिखो, हाँ ये मात्रा जो मैंने नीचे इधर लगा दी गलती से, ये इधर आएगी। ठीक है, हिंदी में अक्सर गलती हो जाती है मुझसे। तो लिखो, यदि हमारे पास एक ही आंकड़ा है, यदि हमारे पास एक ही आंकड़ा है, एक ही आंकड़ा है, यदि हमारे पास एक ही आंकड़ा है, तो इसे समंक नहीं कहा जाएगा। समंक मतलब सांख्यिकी, मैंने कई बार बोला था ना, सांख्यिकी जब भी बात होती है तो समंक का मतलब ही यही होता है, बहुवचन सांख्यिकी मतलब सांख्यिकी। तो इसे समंक, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे समंक नहीं कहा जाएगा।
क्योंकि, और क्यों नहीं कहा जाएगा? पहली बात तो ये आंकड़ों की तुलना करते हैं हम, भाई एक की तुलना किससे करेंगे? जब तुम्हारे पास ले दे के आंकड़ा ही एक है तो किससे तुलना कर लोगे? किसी से भी नहीं। तो लिखो क्योंकि इसकी आपस में तुलना, क्योंकि इसकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसकी आपस में तुलना, आपस में तुलना नहीं की जा सकती है। और जब तक तुम तुलना नहीं करोगे तब तक क्या निष्कर्ष निकाल पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या फैसला लोगे? कुछ नहीं। ठीक है, तुलना नहीं की जा सकती है और कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, और कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। निष्कर्ष मतलब कोई परिणाम नहीं निकाल सकते, एक आंकड़े के आधार पर तुम कुछ नहीं बोल सकते, और कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। सेकंड पॉइंट लिखना, दूसरी विशेषता। मुझे बताओ जितनी भी सांख्यिकी होती है संख्या में होना चाहिए ना, संख्या में ही होना चाहिए। राम ईमानदार है, क्या इसे सांख्यिकी बोला जाएगा? नहीं, नहीं बोला जाएगा। सोनू का रंग काला है, क्या इसे सांख्यिकी बोला जाएगा? नहीं। मेरा रंग गोरा है, क्या इसे सांख्यिकी बोला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब देखो, राम की राम की महीने की इनकम, राम की महीने की इनकम 10,000 है, सोनू की 15,000 है, मेरी 25,000 है, क्या इन बातों को सांख्यिकी बोला जाएगा? बिल्कुल। तो ध्यान रखना, सांख्यिकी हमेशा किस में होती है? संख्या में। नाम से ही पता चल रहा है भाई, सांख्यिकी। देखो संख्या तो इसके शब्द में ही छुपा हुआ है, हर वो बात जो संख्या में लिखी हुई है उसे हम सांख्यिकी बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरी विशेषता लिखना, संख्याओं में व्यक्त। सांख्यिकी हमेशा किस में लिखी हुई होती है? संख्याओं में। ठीक है, तो लिखो सांख्यिकी केवल संख्या में ही लिखी जाती है, सांख्यिकी केवल संख्या में ही लिखी जाती है। लिखो उदाहरण, उदाहरण के लिए सांख्यिकी केवल संख्या में ही लिखी जाती है, उदाहरण के लिए। अब कुछ उदाहरण लिखवा रहा हूं मैं। उदाहरण के लिए काला गोरा, काला गोरा कौमा छोटा बड़ा, काला गोरा कौमा छोटा बड़ा। बताओ ये जो मैंने दो तरह की बातें करी हैं, काला गोरा छोटा बड़ा, क्या इन बातों को सांख्यिकी बोलेंगे? नहीं। कहीं पर भी किसका जिक्र नहीं हुआ है? संख्या का। कहीं पे भी संख्या की बात आई नहीं है। तो लिखो इस प्रकार के तथ्यों को, बोर्ड पे लिखा हुआ है तथ्य, इस प्रकार के तथ्यों को, तथ्य मतलब इस तरह की बातें, इस प्रकार के तथ्यों को सांख्यिकी, इस प्रकार के तथ्यों को सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा, इस प्रकार के तथ्यों को सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा, सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। अब देखते किसे कहा जाएगा, तो लिखो इसी में लेकिन, इस प्रकार के तथ्यों को सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा, लेकिन सचिन 2 फुट का है। सोचो 2 फुट का कितना कम होता है, बोना है इसका मतलब। लेकिन सचिन 2 फुट का है। अब मैं दूसरा उदाहरण लिखा रहा हूं, सचिन 2 फुट का है कौमा राहुल 7 फुट का है। सचिन तो देखो 2 फुट का था, कौमा राहुल 7 फुट का है।
सीमा 5 फुट की है, सीमा 5 फुट की है, 2 फुट, 7 फुट और 5 फुट। तो मुझे बताओ, अब जो मैंने आंकड़े लिखवाए, क्या इन आंकड़ों को हम सांख्यिकी बोलेंगे? क्या इन्हें सांख्यिकी कहा जाएगा? बिल्कुल। पहली बात तो एक से ज्यादा आंकड़े, पहली विशेषता ठीक हो गई। दूसरी विशेषता ये थी कि सारे आंकड़े किस में लिखे हुए होने चाहिए? संख्या में। क्या ये संख्या में लिखे हुए? बिल्कुल ठीक, ये संख्या में लिखे हुए। दूसरी विशेषता भी हो गई। तीसरी बात, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं तुमसे पूछूं इन तीनों में से सबसे ज्यादा लंबा कौन है, तो तुम तुरंत कह दोगे बीच वाला, क्योंकि बीच वाले की लंबाई कितनी है? 7 फुट। और सबसे छोटा कौन है? ये सबसे ऊपर वाला, क्योंकि इसकी लंबाई सबसे कम है। ठीक है, तो हम उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़े किस में लिखे हुए हैं? संख्या में। अगला देखते हैं। तुम्हें मालूम है, अगर कोई समस्या होती है, अगर कोई किसी भी तरह की समस्या है, छोटे लेवल की बात करते हैं, बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या की समस्या, कीमत की समस्या, महंगाई की समस्या, किसी भी तरह की समस्या है, अगर तुम्हें समस्या से कारण का पता चल जाए कि वो किस वजह से हो रही है, कारण समझते हो, उसका होने का कारण अगर पता चल जाए और अगर उस कारण पर काम करो, तो बताओ वो कारण खत्म कर दिया जाए तो वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हें पढ़ाई के अंदर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, वो क्या कारण है जो तुम्हें चीज समझ में नहीं आती है? तुमने कहा कि भैया आप बहुत तेजी से लिखवाते हो तो हम लिख नहीं पाते, तो मैं क्या करूंगा? मुझे कारण पता चल गया कि मेरी बोलने की जो स्पीड है वो तेज है, तो तुम लिख नहीं पाते हो, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा धीरे बोलूंगा। कारण पता चल गया ना? उस कारण को हटाने के लिए मैं तुम्हारी समस्या को सुलझा दूंगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब तक तुम्हें समस्या का कारण नहीं पता चलेगा, जब तक तुम्हें समस्या से संबंधित कारण नहीं पता चलेगा, तब तक तुम उस समस्या को सुलझा पाओगे? नहीं सुलझा सकते। तो कारण पता चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सांख्यिकी की एक विशेषता और होती है कि यह हमें समस्या से संबंधित कारण के बारे में बताती है। ठीक है, तो तीसरी विशेषता लिखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी विशेषता, तो लिखो, आंकड़े कारणों से संबंधित। आंकड़े कारणों से संबंधित, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है ना, या कोई सा भी आंकड़ा होता है, तो उसके ऊपर एक कारण नहीं होता, उसके ऊपर कई सारे कारण होते हैं। सपोज मैंने इस साल फीस बढ़ा दी, पिछले साल 500 रुपए फीस थी, इस साल मैंने 800 रुपए कर दी फीस। मान लो मैंने इस साल फीस कितनी कर दी? 800 रुपए की फीस कर दी। तो देखो, जब 800 रुपए की फीस करी है तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं ना। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफी बढ़ गया हो सकता है मार्कर महंगे हो गए हो सकता है बुक्स वगैरह बहुत महंगी हो गई हो सकता है मैंने जो चेयर मंगवाई है वो ज्यादा महंगी आई है इस बार। वो सारे कारण हो सकते हैं। केवल एक फीस बढ़ाने के पीछे एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हो सकता है पढ़ाई समझाना बड़ा मुश्किल हो गया हो। ठीक है, तो बहुत सारी बातें होती है। अब छोटे लेवल की बात करते हैं, कीमत की बात करते हैं। अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत बढ़ाता है तो इसके पीछे भी तो कई सारे कारण हो सकते हैं। कीमत बढ़ाई गई, मान लो, हो सकता है वो वस्तु पीछे से महंगी आ रही हो सकता है उस वस्तु पर गवर्नमेंट ने हमसे बहुत सारा क्या लिया है? कर। कर समझते हो ना? टैक्स। गवर्नमेंट हर एक गुड पर, हर एक सर्विस पर क्या लेती है? टैक्स लेती है। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स ले लिया हो सकता है मजदूरों ने ज्यादा मजदूरी ली हो हमसे, इसलिए हमने कीमत को बढ़ाया है। ठीक है, हो सकता है पीछे से खर्चा ज्यादा आ रहा हो, है ना? तो एक के पीछे दुनिया भर के कारण होते हैं, अगर वो कारण पता चल जाए तो समस्या को सुलझाना आसान हो जाता है। तो लिखो, तीसरे पे टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट विशेषता है ये वाली। ठीक है, तो लिखो, आंकड़ों पर कई प्रकार के कारणों का, आंकड़ों पर कई प्रकार के कारणों का, कई प्रकार के कारणों का प्रभाव पड़ता है। आंकड़ों पर कई प्रकार के
कारणों का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव मतलब उन पर असर पड़ता है। अगर कोई एक आंकड़ा है तो उस पर भी कई सारे कारणों का असर पड़ा होगा। आंकड़ों पर कई प्रकार के कारणों का प्रभाव पड़ता है। यदि कोई एक कारण है, देखो वैसे तो एक कारण होता नहीं है। कोई सी भी चीज अगर देश में हुई है ना, अर्थव्यवस्था में हुई है, तो एक कारण से नहीं होती, कई सारे कारण होते हैं। अगर एक आध कारण होता तो एक आध कारण को तो बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। बेरोजगारी की मैं बात करता हूँ। बेरोजगारी की समस्या ऐसी समस्या है जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसके देखो कई सारे कारण है। एक तो ये सभी लोग शिक्षित नहीं हो पाते। जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो कहां से उन्हें रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज, जो शिक्षित हो भी जाते उतनी नौकरियां नहीं है, नौकरियां कहां से दें। तीसरी चीज, अगर काम करने पे लगाया जाए तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो काम तो ले लेते हैं लेकिन काम कर नहीं पाते, इसलिए उन्हें निकाल दिया जाता है। तो बेरोजगारी होने के भी कई सारे कारण हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है। यदि कोई एक कारण है तो उसे हटाया जा सकता है। यदि कोई एक कारण है तो उसे हटाया जा सकता है। तो उसे हटाया जा सकता है। लिखो जैसे कीमत में, जैसे कीमत में 30% की, कीमत में 30% की वृद्धि। बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखना है 30%। कभी हिंदी के शब्द में लिख दो प्रतिशत, परसेंटेज का साइन लगा देना ऐसे। जैसे कीमत में 30% की वृद्धि। कीमत में 30% की वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। कीमत में 30% की वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम आंकड़ों की बात करते हैं तो किसी भी आंकड़े पर किसी एक कारण का असर नहीं होता, उस पर असर करने वाले कई सारे कारण होते हैं जिन्हें हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अक्सर इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है एक अर्थशास्त्री को, और सभी कारणों को पता लगा के उन कारणों को खत्म करना होता है। चौथा और आखिरी लिखो, आंकड़े एक दूसरे से संबंधित। आंकड़े एक दूसरे से संबंधित। तो मैंने बताया था जब तक एक आंकड़ा दूसरे से और दूसरा आंकड़ा तीसरे से संबंधित नहीं होगा तब तक तुम उनकी तुलना नहीं कर सकते। तुम्हें याद होगा मैंने क्वेश्चन दिया था सिया किया और टिया वाला। बताओ तीनों की जो बातें बताई गई थी वो बिल्कुल अलग अलग थी ना। एक की तो आयु की बात हो रही थी, एक की वेट की बात हो रही थी और एक की लंबाई की बात हो रही थी। आंकड़े हैं चलो ठीक है, एक से ज्यादा है ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन चौथी बात शामिल नहीं हुई कि आंकड़े एक दूसरे से संबंधित थे वो नहीं। एक की आयु की तुलना क्या दूसरे की लंबाई से कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना जितने भी आंकड़े होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, तभी उन्हें हम क्या बोलेंगे, सांख्यिकी। अगर वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो वो सांख्यिकी नहीं है। तो लिखो, केवल उन आंकड़ों को सांख्यिकी कहते हैं, केवल उन आंकड़ों को सांख्यिकी कहते हैं, केवल उन आंकड़ों को सांख्यिकी कहते हैं जो एक दूसरे से, जो जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं, जिससे उनके बीच, जिससे उनके बीच तुलना की जा सके, जिससे उनके बीच तुलना की जा सके, जिससे उनके बीच तुलना की जा सके। अगर हम उनके बीच तुलना कर पाएंगे, मतलब अगर आंकड़े एक दूसरे से संबंधित हैं और तुलना कर सकते हैं, तो ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वरना हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तुम्हें याद होगा मैंने एक एग्जांपल और दिया है। मान लो तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चों के मुझे बस मैथ्स के मार्क्स पता है और कुछ बच्चों के साइंस के मार्क्स पता है। बताओ दो ग्रुप का क्या कंपैरिजन कर सकता हूं मैं? नहीं। एक के तो मैथ्स की बात हो रही है और एक के साइंस के मार्क्स की बात हो रही है। या तो दोनों ग्रुप के किसकी बात हो रही होती? मैथ्स की, ताकि मैं मैथ्स का कंपैरिजन कर सकता कि हाँ भाई ग्रुप ए का मैथ्स अच्छा है और ग्रुप बी का मैथ्स उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ए का है। लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही अलग है, तो फर्क पड़ जाता है। जिससे तुलना की जा उनके बीच तुलना की जा सके और निष्कर्ष निकाल सके, जिससे उनके बीच तुलना की जा सके और निष्कर्ष निकाल सकें, और निष्कर्ष निकाल सकें। लिखो उदाहरण। राम का रंग काला है, राम का रंग काला है। पहली बात तो ये बात तो खैर सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि क्या ये आंकड़ा कोई संख्या में लिखा हुआ है? नहीं, ये तो रंग की बात हो रही है। राम का रंग काला है, कौमा सोहन का वजन 60 किलो है, सोहन का वजन 60 किलो है। मतलब सोहन कितने किलो का है? 60 किलो का, 60 किलो है। मोहन की लंबाई 5 फुट है, मोहन की लंबाई 5 फुट है। अब मुझे बताओ क्या इन तीनों बातों को समंक कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जो पहली वाली बात थी वो तो आंकड़ा ही नहीं है, क्योंकि वो आंकड़ा किसमें नहीं लिखा हुआ है? संख्या में, तो उसको तो सांख्यिकी ही नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बाकी दो की भी बात करें तो देखो, एक की तो बात हो रही है वजन की और एक की बात हो रही है लंबाई की। क्या तुलना कर सकते हो? नहीं। तो लिखो, इन्हें समंक नहीं कहा जाएगा, इन्हें समंक, बोर्ड पे लिखा हुआ है समंक, इन्हें समंक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनकी तुलना नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम इनकी तुलना ही नहीं कर सकते, और जब तक हम तुलना नहीं कर सकते तब तक निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, और जब तक निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तो किस बात की सांख्यिकी? भाई अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम उसकी मदद से मुश्किलों को खत्म करें, समस्याओं का समाधान करें। इससे तो समस्या ही नहीं पता चलेगी, आंकड़ों का संबंध ही नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो देखो सांख्यिकी कई तरह से मदद करती है एक अर्थशास्त्री की। हमेशा सांख्यिकी हर कदम पर साथ देती है अर्थशास्त्री का, समस्याओं का समाधान करने के लिए हर तरह से हेल्पफुल होती है। लेकिन फिर भी इस सांख्यिकी की कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है सांख्यिकी में। तो अगला हेडिंग है जो कि इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी की सीमाएं। अब हमें पढ़नी है सांख्यिकी की सीमाएं। स्लैश लगा के एक वर्ड और लिख लेना, कमियां। अब हम बात करेंगे इसकी कमी की। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? इसकी कमियां। ठीक है, और एक ऑब्लिक करके वर्ड और लगा लेना, हानियां।
क्या क्या हानि है इससे। तो सीमाएं शब्द तुम्हें बुक में मिल जाएगा, कमियां और हानियां अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, मुझे बताओ किसी भी धंधे के लिए, किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे छोटे लेवल का बिजनेस हो चाहे काफी बड़े लेवल का बिजनेस हो, ठीक है, हर तरह का बिजनेस, चाहे कम प्रॉफिट वाला हो चाहे ज्यादा प्रॉफिट वाला हो, ईमानदारी मायने रखती है या नहीं रखती। किसी भी व्यक्ति के लिए ईमानदारी बहुत मायने रखती है। ईमानदार होना बहुत मायने रखता है, बड़े से बड़े बिजनेस के लिए और छोटे से छोटे बिजनेस के लिए। ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी। दूसरी चीज मेहनत, किसी भी इंसान की मेहनत मायने रखती है नहीं रखती। कोई व्यक्ति कितनी लगन से काम कर रहा है, अब जहां पर भी वो जॉब करता है, किसी भी कंपनी के लिए जॉब कर रहा है या अपना खुद का काम कर रहा है, लगन बहुत मायने रखती है, मेहनत बहुत मायने रखती है, ईमानदारी बहुत मायने रखती है। लेकिन क्या इन सब बातों को सांख्यिकी में लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि सांख्यिकी केवल किसके लिए काम करती है? उन बातों के लिए जो किसमें लिखी हुई होती हैं? संख्या में। क्या ईमानदारी, लगन, मेहनत, इस तरह से ये सब बातें क्या संख्या में लिखी जा सकती हैं? नहीं। लेकिन इन बातों को सांख्यिकी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करती, ये इसकी सबसे बड़ी हानि है। इन बातों पर सांख्यिकी नहीं अप्लाई की जा सकती, जबकि ये बातें कितनी जरूरी है बात तुम भी जानते हो। ठीक है, अगर मैं ईमानदारी से ना पढ़ाऊं, अगर मैं अपनी निष्ठा के साथ ना पढ़ाऊं, जिम्मेदारी के साथ ना पढ़ाऊं, तो बताओ क्या तुम्हारे लिए बात अच्छी होगी कि मैं जिम्मेदारी से नहीं पढ़ा रहा? बिल्कुल भी नहीं ना। लेकिन इस तरह की बातों को सांख्यिकी में कोई वैल्यू नहीं दी जाती, जबकि असल जिंदगी में इनका महत्व संख्याओं से ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि ये केवल किस पर अप्लाई होती है? संख्याओं पर। तो पहली गलती लिखो, इसकी पहली कमी लिखो, केवल संख्यात्मक, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। मतलब इस सांख्यिकी में हम केवल किन बातों का अध्ययन करते हैं, किन बातों को पढ़ते हैं? केवल संख्यात्मक बातों को। गुणात्मक एक भी नहीं होता, वो अच्छा है, वो गोरा है, वो ईमानदार है, ये काफी मेहनती है, कोई मतलब नहीं है। केवल किस पर ध्यान देता है? संख्या पर। वह बंदा ईमानदार है और 10 लाख कमाता है, ये बंदा चोरी करता है और 20 करोड़ कमाता है। सांख्यिकी के लिए कौन सी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये 10 लाख और करोड़ वाली, ना कि ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो ईमानदार है और ये चोर है। ठीक है, तो संख्यात्मक पर ध्यान देती है सांख्यिकी। तो लिखो, सांख्यिकी का प्रयोग केवल, सांख्यिकी का प्रयोग केवल संख्यात्मक तथ्यों के लिए ही, सांख्यिकी का प्रयोग केवल, सांख्यिकी का प्रयोग केवल संख्यात्मक तथ्यों के लिए ही, संख्यात्मक तथ्यों के लिए ही किया जा सकता है, संख्यात्मक तथ्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका प्रयोग गुणात्मक तथ्यों के लिए, गुणात्मक मतलब जिनमें गुण वाली बातें होती हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है गुणात्मक, इसका प्रयोग गुणात्मक तथ्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, इसका प्रयोग गुणात्मक तथ्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लिखो, जैसे श्याम ईमानदार है, जैसे श्याम ईमानदार है, श्याम ईमानदार है। राम, राम मेहनती है, मेहनती लिख सकते हो, वो लिख सकते हो ना, राम मेहनती है, कौमा सोनी
सोनी काली है, भाई काली है तो क्या करे, संख्या में उसका कोई वजूद नहीं है, सोनी काली है। तो इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं हम इनको सांख्यिकी बिल्कुल भी नहीं कहते हैं,